नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे हर बार की तरह। दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा एनजीओ से रिलेटेड बहुत बार पूछा गया है और अगर मैं लेमन लैंग्वेज में कहूं तो 90% लोगों का ये कॉमन क्वेश्चन होता है जो एनजीओ सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। और वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वो क्वेश्चन है कि सर एनजीओ कितने तरह की होती हैं और उन तीनों में से कौन सी एनजीओ हमें स्टार्ट करनी चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में बता चुका हूं, आपको जब भी एनजीओ में वर्क करना हो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ में कब कवर होती है। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एनजीओ को गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड करती है। हर बार हर एनजीओ में मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी फंडिंग स्कीम प्रोवाइड करती है, टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, काफी सारी सीएसआर फंडिंग स्कीम्स होती हैं। वो दोस्तों किसे होती है? एनजीओ को। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की डेफिनेशन में नहीं आता तो वो सारे बेनिफिट आपके आउट हो जाते हैं एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनजीओ तीन तरह की होती हैं। एक होती है सोसाइटी, एक होती है ट्रस्ट और एक होती है सेक्शन 8 कंपनी। दोस्तों, अगर आप अपना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप तीनों में से किसी भी कैटेगरी में चला रहे हैं तो आपको यही माना जाएगा कि आप एक एनजीओ के ओनर हैं, आप एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ओनर हैं और आपको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जो गवर्नमेंट एनजीओ को प्रोवाइड करती है। दोस्तों, आगे चलते हैं और मैं आपको यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सोसाइटी एक एनजीओ की कैटेगरी होती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सोसाइटी दो तरह से होती है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एनजीओस चल रहे हैं, सोसाइटी में चल रहे हैं, उनकी दो तरह की कैटेगरी होती है। एक होती है स्टेट लेवल और एक होती है ऑल इंडिया लेवल। दोस्तों, जो लोग सोसाइटी रन कर रहे हैं, जिन लोगों ने सोसाइटी के रूप से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रखा है, अपनी एनजीओ स्टार्ट कर रखी है और 10-10 साल 20-20 सालों से कर रखी है, दोस्तों उन्हें ये नहीं पता था कि स्टेट लेवल और ऑल इंडिया में क्या डिफरेंस है। जब भी मैंने आज तक वर्कशॉप करा, जितने भी मैंने सेमिनार्स लिए, जब मैं जो लोग एनजीओ चला रहे हैं उनसे पूछता हूं कि आपकी एनजीओ स्टेट लेवल की है या ऑल इंडिया की है, तो 90% आंसर आता है कि सर हमारी एनजीओ स्टेट लेवल की है। और कुछ आंसर तो ऐसे आते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सर वो स्टेट लेवल की है या ऑल इंडिया लेवल की है। दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए? सपोज करो अगर आपकी स्टेट लेवल की है तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्टेट लेवल की जो एनजीओज होती हैं वो स्टेट तक की लिमिट होती हैं, उनकी पावर स्टेट तक ही होती है रन करने की। लेकिन जो ऑल इंडिया की होती हैं वो ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर सकती हैं, ऐसा आपको पता होगा। दोस्तों, अगर आपने सोसाइटी स्टेट लेवल की बनाई और आप फंडिंग की डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो शायद आपकी सोसाइटी उसके लिए एलिजिबल नहीं होती। और यहीं पे 90% लोग गलत हो जाते हैं। अपनी एनजीओ चलाते हैं, 10-10 साल से चलाते हैं और कहते हैं फंडिंग नहीं मिलती। सर, सबसे पहले देख लीजिएगा आपकी वो सोसाइटी स्टेट लेवल की होगी और डिमांड करते हैं आप नेशनल फंडिंग की। सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बताई ट्रस्ट। ट्रस्ट भी दोस्तों तीन तरह की होती हैं। पहली चैरिटेबल, दूसरी रिलीजियस एंड तीसरी प्राइवेट ट्रस्ट। और प्राइवेट ट्रस्ट पे तो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी डाली है। ध्यान रखना दोस्तों, प्राइवेट ट्रस्ट एनजीओ की कैटेगरी नहीं होती। क्यों नहीं होती वो मैंने आपको अपने चैनल पे ही प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में पूरी वीडियो डाली हुई है, आप वो देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट को एनजीओ मान लेते हैं। बिल्कुल है, एनजीओ है, लेकिन कितनी बार कितने पार्टिसिपेंट और कितने व्यूअर ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि सर हमारी तो प्राइवेट ट्रस्ट बना दी, हमारे कंसल्टेंट ने प्राइवेट ट्रस्ट बना दी और हम तो ये सोच के चल रहे थे कि हमारी एनजीओ है। मेरे क्लाइंट है कोलकाता के, उनकी एनजीओ में कितने मतलब लाखों की एफडीआर पड़ी हुई है, काफी बड़ा मोटा कंट्रीब्यूशन आया है, बहुत बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं। और आज से पहले 20 साल पहले जब वो ट्रस्ट बनी थी, आपको मतलब जान के आश्चर्य होगा कि जब मैंने उनके बायलॉज देखे तो उनकी वो प्राइवेट ट्रस्ट थी और वो उसे सारे के सारे जो ट्रस्ट को ट्रीट कर रहे हैं उनके मेंबर, वो एज ए चैरिटेबल कर रहे हैं और सारा उसमें सोशल वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब लीगल प्रॉब्लम आई, जब उन्हें पता लगा ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है, और जबकि प्राइवेट ट्रस्ट एनजीओ की कैटेगरी नहीं होती है। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी सेक्शन 8 कंपनी होती है। इसे सेक्शन 8 कह सकते हैं, सेक्शन 25 कहते हैं कुछ लोग, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी एक नया नाम है। तो सेक्शन 8 कंपनी तीसरी कैटेगरी होती है एनजीओ की। अब इन तीनों को क्या डिफरेंस है मैं आपको एक टेबल के रूप में समझाता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। दोस्तों, मैंने आप टेबल देखिए, सोसाइटी, ट्रस्ट एंड सेक्शन 8 कंपनी। सबसे पहले जो डिफरेंस क्रिएट होता है तीनों में वो होता है एक्टिविटी अलाउड। अगर सोसाइटी की बात करें दोस्तों, तो सोसाइटी की जो एक्टिविटीज हैं वो हम चैरिटेबल या रिलीजियस किसी भी तरह की एक्टिविटी के लिए हम सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। ट्रस्ट को भी सेम ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं और कंपनी को भी सेम ऑब्जेक्टिव्स के लिए फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड दोस्तों, क्राइटेरिया एनुअल डॉक्यूमेंट सबमिट। जब आप सोसाइटी बनाते हैं तो आपके कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं और कहां करने पड़ते हैं। तो सोसाइटी के केस में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। क्या आपको गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन सबमिट करना है, या गवर्निंग बॉडी की नई लिस्ट जमा करनी है, या आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी जमा करना है, ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करनी है। ये डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में क्या एक्ट अप्लीकेबल है।
जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, दिल्ली में अभी तक केवल एनुअल लिस्ट जमा होती थी, लेकिन यूपी की अगर बात करें तो आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने पड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपको कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, वो स्टेट एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट में क्या रूल है। ट्रस्ट के बारे में बात करें तो आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है जहां पे आपकी ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई है। और जो कंपनी के बारे में बात करें तो आपको एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट हर साल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को जमा करनी पड़ती है अगर आपकी एनजीओ सेक्शन 8 कंपनी में रन हो रही है। जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग, दोस्तों अगर किसी ने मेरी पूरी क्लास या वेबिनार करी होगी तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एनजीओ का फॉर्मेशन करते हैं और लीगल वे से करते हैं, जब लीगल वे से फॉर्मेशन करते हैं तभी तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है, तभी तो इतनी फंडिंग, इतने बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो आपको सोसाइटी के केस में 4 गवर्निंग बॉडी की मीटिंग और 1 एनुअल जनरल मीटिंग करनी कंपलसरी है मिनिमम, ये आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ट्रस्ट के केस में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आपको मीटिंग करनी पड़े, और कंपनी के केस में आपको वही मीटिंग करनी पड़ती है जैसे सोसाइटी में है, 4 गवर्निंग बॉडी की मीटिंग साल में और 1 एनुअल जनरल मीटिंग मिनिमम आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर हम इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सोसाइटी में आपको 12A और 80G या 1023C जो मोस्ट इंपोर्टेंट रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके बेस पे आपको फंडिंग मिलती है, जिसके बेस पे आपको CSR फंडिंग मिलती है, वो सोसाइटी को भी मिलेगा, ट्रस्ट को भी मिलेगा और कंपनी को भी मिलेगा। अगर मैं कहूं कि आपको कितने व्यक्तियों की जरूरत है सोसाइटी फॉर्म करने के लिए, तो आपको 8 या 7 मेंबर की जरूरत होती है। अगर आप स्टेट लेवल की बनाते हैं तो 7 मेंबर और ऑल इंडिया की बनाते हैं तो 8 मेंबर की जरूरत होती है। अगर आप ट्रस्ट बनाना चाहें तो मिनिमम 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, कंपनी की जरूरत होती है, कंपनी बनाना चाहें तो 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है। क्या इसमें ब्लड रिलेशन हो सकता है? सोसाइटी के केस में आपका ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना दोस्तों, पति पत्नी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको क्लियरिटी कर रहा हूं कि पति पत्नी ब्लड रिलेशन में नहीं आते। अगर वो ब्लड रिलेशन में आते तो शायद बहन भाई हो जाते, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पति पत्नी ब्लड रिलेशन में नहीं है, वो हो सकते हैं। दोस्तों एरिया ऑफ ऑपरेशन, अगर मैं इस पॉइंट पे आपसे बात करूं तीनों में क्या डिफरेंस है, तो जो सोसाइटी होती है जैसे मैंने आपको बताया वो ऑल इंडिया भी हो सकती है और स्टेट लेवल भी हो सकती है। ट्रस्ट जो होती है दोस्तों वो होती ऑल इंडिया है, आपको ऑल इंडिया ही वर्किंग करनी होती है, मतलब उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो ऑल इंडिया होती है। और जो कंपनी होती है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह वर्क कर सकती है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पेमेंट टू द फंक्शनरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर मैं इस ट्रस्ट में ट्रस्टी हूँ, क्या मैं कोई सैलरी ले सकता हूँ, नहीं ले सकता? दोस्तों एज पर लॉ जो आपका फ्रेम होता है सोसाइटी के केस में, आपका स्टेट लॉ में अगर रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो आप पेमेंट ले सकते हैं। आप अनड्यू बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन अपनी अगर आपने कोई सर्विस दी है एज ए थर्ड पार्टी तो आप उससे फीस चार्ज कर सकते हैं। ट्रस्ट के केस में भी सेम है, आप ट्रस्टी जो पेमेंट कर सकते हैं जब तक आपको स्टेट एक्ट रेस्ट्रिक्ट ना करे। कंपनी के केस में भी अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉट एज ए ट्रस्टी बल्कि एज ए सर्विस प्रोवाइडर, तो आप वो सर्विस का पेमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ डिफरेंस सोसाइटी, ट्रस्ट एंड सेक्शन 8 कंपनी में क्या डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन तीनों का डिफरेंस जानने के बाद आपकी बड़ी हेल्प होगी, काफ़ी अच्छी हेल्प होगी कि आपको कौन सी एंटिटी फ्रेम करनी चाहिए। और रही बात दोस्तों फंडिंग की, CSR रजिस्ट्रेशन की, तीनों ही एलिजिबल हैं फंडिंग के लिए और तीनों ही एलिजिबल हैं CSR फंडिंग के लिए, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन आपने कंप्लीट करे हुए हो। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।